हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपना बिजनेस शुरू करने का सपना जरूर देखा होगा। आजकल आए दिन हम नए नए स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में देखते हैं, जैसे ओला, उबर, स्विगी और कई कंपनियां जो बहुत बड़ी और सफल हो चुकी है, जिनके बारे में आजकल हम आर्टिकल और न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, जिनके सीईओ आज अरबपति बन चुके हैं। इसी को देखते हुए आज हम बात करेंगे पीटर थियल द्वारा लिखी गई बुक 0 to 1, जो बिजनेस और स्टार्टअप पर आधारित है। दोस्तों, आपने पीटर थियल का नाम तो जरूर सुना होगा। जब हमारे यहाँ गूगल पे, पेटीएम थे ही नहीं, तब अमेरिका में पेपल से ऑनलाइन पेमेंट किया जाता था, जिस पेपल को दो लोगों ने मिलकर शुरू किया था। जो पहले थे इस बुक के ऑथर पीटर थियल और दूसरे व्यक्ति थे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इलोन मस्क। इसी को देखते हुए जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और जो व्यक्ति खुद अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस पीटर थियल की बुक 0 to 1 को समझने की कोशिश करेंगे, जिस बुक से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आखिर ऑथर ने इस बुक का नाम 0 to 1 ही क्यों रखा? इस बुक को समझने से पहले आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि 0 का मतलब है यानी कुछ नहीं। इसका मतलब है, पीटर थियल कहते हैं कि अगर आपको एक सफल स्टार्टअप बनाना है तो आपको 0 से स्टार्ट करना होगा। मतलब कि आपको ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा जो अभी तक मौजूद भी नहीं है, जिसकी क्वांटिटी मार्केट में 0 है। जबकि बहुत से लोग ये गलती करते कि वो 1 से स्टार्ट करते। पीटर के अकॉर्डिंग 1 का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, इसका मतलब वो मार्केट में मौजूद है, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक के एग्जांपल से समझ सकते हैं, क्योंकि पहले से ही कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में मौजूद है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप स्टार्टअप लाते हो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का, ये 1 स्टार्टअप होगा, जिससे केवल मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और वो स्टार्टअप खत्म हो जाएगा, क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास पैसा बहुत होता है। पैसे की ताकत के दम पर उन नए स्टार्टअप का कंपटीशन आसानी से ख़त्म कर देंगे और वो स्टार्टअप स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो जाएगा। इसीलिए मेन रीज़न है कि 95% स्टार्टअप 1-2 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं। इसीलिए पीटर थियल इस बुक में समझाते हैं कि आपको जब भी कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है तो 0 से स्टार्ट करना है, ना कि 1 से। उनका मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट लाने की सोचे जो एकदम नया हो। ऐसा प्रोडक्ट मतलब कि जो मार्केट में मिलता ही ना हो, क्योंकि जब आप एक नया प्रोडक्ट लाते हो तो मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होगा और लोग आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए खुद आएंगे और इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा और आपका स्टार्टअप सफल भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम एयरबीएनबी की बात कर सकते हैं। जैसे पहले टूरिस्ट के रहने के लिए होटल होते थे, लेकिन 2008 में नाथन, जो, ब्रायन मिलकर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने देखा कि हर घर में 1 या 2 कमरे हमेशा खाली होते हैं। उनका आइडिया एकदम ब्रांड न्यू था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन कमरों को होटल के कमरों से सस्ते दाम में दिया जाए। इसलिए उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने एयरबीएनबी नाम के एक वेबसाइट को बनाकर स्टार्टअप में लॉन्च कर दिया। और ये आइडिया बिल्कुल यूनिक था, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध था ही नहीं। लोगों को ये काफ़ी पसंद आने लगा और धीरे धीरे लोग इस वेबसाइट से जुड़ते चले गए। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और उन्होंने अपने कमरे खाली करने के ऑफ़र दिए। इससे टूरिस्ट को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि होटल के कमरे के मुकाबले इनका रेंट बहुत कम होता था और उनको इन कमरों में घर जैसा फील होता था। आज आप देख सकते हैं इस कंपनी का टर्नओवर अरबों में है। अब आप भी अपने स्टार्टअप के बारे में समझ सकते हो, क्योंकि उन्होंने 0 से स्टार्ट किया था। एकदम नया आइडिया था, लेकिन अगर वो दूसरों की तरह कॉपी करके होटल खोलते तो क्या वो आज इतना प्रॉफिट कमा पाते? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी दूसरों का आइडिया कॉपी ना करें, बल्कि अपना खुद का एक नया आइडिया क्रिएट करें और एक अलग प्रकार का यूनिक प्रोडक्ट लाने की सोचें। अब अगला पॉइंट है, मार्केट में अपना मोनोपोली बनाने का क्या फ़ायदा है। ऑथर इस बुक में कहते हैं कि अगर आप मार्केट में अपना मोनोपोली बनाते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मोनोपोली का मतलब है सारे मार्केट में आपका राज होना, जिसका मतलब है सारे मार्केट में आपका ही प्रोडक्ट हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग कह सकते हैं कि मोनोपोली बुरी होती है, इससे कीमतें बढ़ती है। लेकिन यह बात इस पर डिपेंड करता है कि स्टार्टअप का मालिक स्वार्थी है या एक अच्छा इंसान है, क्योंकि ओनर बिना कीमत बढ़ाए भी मोनोपोली से फ़ायदा कमा सकता है। इससे लोग उसे गुडविल देंगे और स्टार्टअप भी ग्रो करेगा। इसके लिए इंडिया में एक मोनोपोली के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आरसीटीसी है। आरसीटीसी एक प्राइवेट कंपनी है जहां पर इंडियन रेलवे की टिकटें बुक होती है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी के वेबसाइट से रेल की टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी दूसरी वेबसाइट से रेल की टिकट बुक नहीं कर सकते। इसलिए ही यह कंपनी हमेशा मोटा प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि इसने हमेशा से ही मार्केट में अपनी मोनोपोली बना के रखी हुई है। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के लक्षण क्या होते हैं? इस पार्ट में पीटर थियल एक सक्सेसफुल स्टार्टअप की विशेषताएं बताते हैं। उन्होंने इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट गुण बताए हैं। पीटर थियल कहते हैं कि आपको अपने स्टार्टअप में इन 4 फीचर को जरूर ऐड करना चाहिए। नंबर 1, प्रोप्राइटरी। नंबर 2, नेटवर्क इफेक्ट। नंबर 3, इकोनॉमी ऑफ स्केल। और नंबर 4 है ब्रांडिंग। इन्हें हम डिटेल में इस तरह से जान सकते हैं। नंबर 1, प्रोप्राइटरी, मतलब कि आपके स्टार्टअप में प्रोप्राइटरी की विशेषता जरूर होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट पर पूर्ण रूप से आपका ही अधिकार होना चाहिए।
इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क और कॉपीराइट करवा लेना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका कोई भी प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर पाएगा और इसके कॉपीराइट ओनर सिर्फ आप होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम डोमिनोज पिज़्ज़ा से समझ सकते हैं, क्योंकि डोमिनोज को कोई भी ऐसा तैसा स्टार्ट नहीं कर सकता। इसके लिए उसकी पहले फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदनी पड़ती है। इसीलिए इसी तरह कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उससे पहले उसका पेटेंट करवा ले या उसका कॉपीराइट करवा ले। इससे ये प्रोडक्ट सिर्फ आपका होगा। नंबर 2 है नेटवर्क इफेक्ट। आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिससे आपका नेटवर्क बन सके। जैसे फेसबुक यूएस में शुरू हुआ था, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसमें करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं और अरबों इसके यूज़र है। सब इसका यूज़ करते चले गए और इसका नेटवर्क बढ़ता ही चला गया। आज लगभग सारी दुनिया में इसका साम्राज्य फैला हुआ है। इससे आप भी ऐसा प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच सकते हैं जिससे आपका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल जाए। नंबर 3 है इकोनॉमी स्केल। मतलब कि आपका स्टार्टअप ऐसा होना चाहिए, स्टार्टिंग में तो छोटे से शुरू किया जाए, लेकिन उसे बड़ा करने की क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि उसे बाद में स्केल अप करने में काफ़ी समस्या आती है। इसके अच्छे एग्जांपल अमेज़न, ओयो, उबर, पतंजलि जैसी कंपनियां हैं जो आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। नंबर 4 है ब्रांडिंग। ऑथर कहते हैं कि आपको प्रोडक्ट के साथ ब्रांडिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ब्रांड के बारे में आपने सुना होगा, जैसे एप्पल, एडिडास, सैमसंग, पराडा, गुच्ची जैसी कई कंपनियां हैं। अब सवाल उठता है कि एक प्रोडक्ट ब्रांड कैसे बनता है। इसका जवाब है जब एक प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप लेवल की हो जाती है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी में कैसे पहुंचता है। इसका जवाब है उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है और उसमें ज़्यादा एफर्ट भी लगता है, जिससे उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है और वो एक मार्केट में ब्रांड बन जाता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने में कस्टमर को बहुत अच्छा फील होता है। उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और वही प्रोडक्ट बाद में लोगों के लिए स्टेटस बन जाता है। आप एग्जांपल के लिए एप्पल की कहानी तो जानते ही होंगे। आज हर दूसरा बंदा एप्पल के प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और वहीं दूसरी तरफ घटिया प्रोडक्ट है जिसका कोई ब्रांड वैल्यू भी नहीं है, उसे कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं होगा। इसे ही मार्केट में ब्रांड पावर कहते हैं। इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट को भी ब्रांड में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। आखिर स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो आप भी अपना स्टार्टअप लगा सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 4 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1, स्टार्ट विद ए फ्रेंड। नंबर 2, क्लियर रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 3, हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज। नंबर 4, पे लेस टू फाउंडर्स। अब इन 4 पॉइंट को समझते हैं। नंबर 1, स्टार्ट विद ए फ्रेंड। मतलब कि आप किसी दोस्त के साथ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक माइंडेड फ्रेंड को लगा सकते हैं जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो और आप दोनों की ब्रेन फ्रीक्वेंसी मैच करती हो। मतलब कि आप दोनों एक जैसा सोचते हो और आप अपने आइडिया को लेकर एक्साइटेड हो। लेकिन इसकी बजाय अगर आप ऐसे पार्टनर के साथ काम करते हो, इससे आपके छोटे मोटे झगड़े होने लगेंगे और इससे आपका स्टार्टअप चलने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि पेपल शुरू होने से पहले ही पीटर थिल और इलोन मस्क दोनों अच्छे फ्रेंड थे, इसीलिए दोनों ने मिलकर पेपल स्टार्ट किया, जो आज पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। अब है नंबर 2, क्लियर रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब कि कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले अपने फाउंडर या पार्टनर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूल को समझा दे और उसे एक डॉक्यूमेंट पर लिख ले, जिससे मैनेजमेंट कौन देखेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जैसी कई चीज़ें हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बाद में झगड़ा नहीं होगा। ऐसा करने से आपका स्टार्टअप स्मूथली चलेगा और आप ग्रो करते चले जाएंगे। और नंबर 3 है हायर फुल टाइम एम्प्लॉय। मतलब कि आपको ऐसे एम्प्लॉय हायर करने हैं जो फुल टाइम काम करे, जैसे कि वेब डेवलपर, कंटेंट राइटर, मैनेजर, अकाउंटेंट जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑथर कहते हैं कभी भी आपको फ्रीलांसर से हायर नहीं करना चाहिए, आपको फुल टाइम एम्प्लॉय ही रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी में वही लगन से काम करेंगे, क्योंकि उन्हें कंपनी के बारे में अच्छे से समझ होगी और वही कंपनी में जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, जबकि फ्रीलांसर वाले पेमेंट लेते ही आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। नंबर 4 है पे लेस फाउंडर। ऑथर कहते हैं कि जब कोई स्टार्टअप नया स्टार्ट हो तो फाउंडर को ज़्यादा सैलरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। अगर स्टार्टिंग में ही सैलरी भारी भरकम लेने लग जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या पैसा खाक बचेगा। इसका असर सीधा स्टार्टअप पर होगा और उसका ग्रोथ एकदम धीमा पड़ जाएगा और इसका प्रभाव सीधा ये होगा कि वो स्टार्टअप को भी ग्रोथ ले ही नहीं पाएगा। अब अगला ऑप्शन आता है मार्केटिंग। इस भाग में ऑथर मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। आखिर एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेच सकते हैं, इसके लिए उन्होंने 4 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताई है, जिसके ऑप्शन है नंबर 1 कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग, नंबर 2 पर्सनल मार्केटिंग, नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट, नंबर 4 वायरल मार्केटिंग। अब इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। नंबर 1 कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग, जिसका मतलब है अगर आपका कोई प्रोडक्ट बहुत बड़ा है
अगर आपको उसका ऑर्डर आता है तो उस सिचुएशन में उस डील को कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग की लिस्ट में रखा जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपको खुद बैठकर उसके बारे में उससे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अगर दूसरी कंपनी इतना बड़ा ऑर्डर दे रही है तो उसका ओनर ही आपसे बात करना चाहेगा। अब नंबर 2 है पर्सनल मार्केटिंग। शायद आप पर्सनल मार्केटिंग को जानते होंगे, जिसका मतलब है जब किसी एक पर्सन द्वारा मार्केटिंग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी सेल्समैन द्वारा इंश्योरेंस का मार्केटिंग किया जाता है, यही पर्सनल मार्केटिंग में आता है। अब नंबर 3 है एडवर्टाइजमेंट। आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट तब करनी चाहिए जब प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा ना हो और लोगों के लिए वो प्रोडक्ट डेली लाइफ में यूज हो, जिसके अच्छे एग्जांपल कॉस्मेटिक, ग्रोसरी जैसे कई प्रोडक्ट हैं। अब आता है नंबर 4 वायरल मार्केटिंग। मतलब कि जब एक प्रोडक्ट को एक कस्टमर द्वारा दूसरे कस्टमर तक जल्दी से पहुँचाया जाता है तो वो वायरल मार्केटिंग कहलाता है। जैसे आपने ज़्यादातर ऐप में देखा होगा, ऐप्स कंपनी कस्टमर को ऑफ़र देती है कि आप इस ऐप को अपने फ्रेंड को भेजो और मैसेज फॉरवर्ड करके कैशबैक पाओ। इससे ऐप कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि वो थोड़े से पैसे में बहुत से लोगों से डाउनलोड करवा लेते हैं और इस स्कीम के ज़रिए वो ऐप्स कंपनी बहुत सा पैसा कमाती है, जिसके आपने सबसे बड़े एग्जांपल देखे होंगे पेटीएम, फ़ोनपे, पबजी जैसे गेम जो वायरल मार्केटिंग के ज़रिए अपना मार्केट बनाती है। बस दोस्तों ये थी बेस्ट सेलर बुक में से एक 0 to 1। आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगली वीडियो आप किस बुक समरी पे चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।